जय हिंद। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। एनटीपीसी का एग्जाम तो खत्म हो गया है, अब ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछे गए हैं और ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं। तो जैसा कि हम बोले हैं कि अब डेली चलेगा 10 का दम, यानी कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विभिन्न चैप्टर से होंगे और कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 बताया जा चुका है, आज सेट नंबर 2। हम गारंटी लिए थे फ्रेंड कि अगर आप इस आधा घंटे या जितने मिनट का वीडियो बन रहा है अगर डेली देखते हैं तो आपका जो है कि एग्जाम में जितने सारे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर कमांड रहेगा। तो चलिए सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, अभी बोर्ड पे आ गया होगा, आप देखिए हम एक बार पढ़ रहे हैं। सेट नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन, ए और बी के वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। देखिए कोई ए पर्सन है और कोई बी पर्सन है, इनके आय यानी कि इनकम का अनुपात जो दिया है वह दिया है 3:2 और इनके जो है कि दिया है और बोल रहा है कि इनके खर्च का अनुपात 5:2 है। खर्च को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं, लिख दे रहे हैं हिंदी में खर्च। खर्च का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया है। और बोल रहा है आगे सवाल कि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये बचाते हैं तो एक ही आय बताइए। वर्ष के अंत में कितना रुपये बचा रहे हैं, 1000 रुपये बचा रहे हैं। तो हमको किसकी आय ज्ञात करनी है, एक ही आय ज्ञात करनी है। तो इसको बनाने का 2 मेथड, मतलब कई मेथड है, लेकिन हम एक बता रहे हैं। अगर इसको कंसेप्ट से बनाना चाहेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, लेकिन हम कंसेप्ट से नहीं, उसका ट्रिक नंबर 2 में बताएंगे कि कैसे देखते ही बनाएंगे। देखिए पहले कंसेप्ट क्या होगा, अगर हम इनकम को x मान लें और खर्च को y मान लें, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ए की इनकम कितनी है 3x और खर्च कितना कर रहा है 5y। इसी 3x में से 5y को घटा रहे हैं तो कितना रुपए बचा रहा है, 1000 रुपये। आगे देखते हैं, अगर b की इनकम 2 अनुपात में दिया है तो x माने तो 2x है और खर्च कितना कर रहा है 3 यानी कि 3y और ए भी कितना बचा रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 1000 रुपये ही बचा रहा है। अब इसी को हल कर लेना है हमको, जो है कि ए की आय ज्ञात करनी है। तो इसको हम y को कैंसिल करेंगे, क्या करेंगे कि ऊपर गुणे 3 कर देंगे और नीचे गुणे 5 कर देंगे। देखिए करते हैं, 3 में गुणा करेंगे 9x माइनस 15y बराबर 3000। नीचे का गुणा करते हैं 10x माइनस 15y बराबर 5000। अब इसको क्या करते हैं कि इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, यह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या माइनस हो जाएगा, ठीक है। यह माइनस 15y प्लस 15y कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस 10x में से 9x घटाएंगे तो माइनस x, अब बराबर माइनस 5000 में से 3000 घटाएंगे तो माइनस 2000 और दोनों तरफ माइनस है तो इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2000। अब बोल रहा है कि ए की इनकम कितना है 3x और हमको इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि 3x बराबर 6000। देखिए यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हम इसको भी शॉर्टकट में ही बना दिए हैं। लेकिन देखिए मेथड नंबर 2 क्या होगा, देखिए क्या करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ए की आय और उसका खर्च जो है, हम देखते हैं कि इस दोनों का अंतर को बराबर कर लेते हैं। क्या अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, ऐसी कोई बात नहीं है कि अंतर कहेंगे वो 3 में से 5 घटा के माइनस लिखेंगे, नहीं। अगर हम उसका अंतर यानी डिफरेंट बोल रहे हैं तो हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे। अब देखिए अगर 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना का अंतर, 2 का अंतर, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 का अंतर। तो हम ऐसा करेंगे कि ऐसा कुछ करेंगे कि इन दोनों का अंतर बराबर आ जाए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड कि देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना आया 2, और इस 2 का लाके इसमें दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए इस 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 6 अनुपात, इस 2 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 4। देखिए अब हमको इस इनकम से मतलब नहीं है, अब हमको इतना पता हो गया कि ए और बी के आय का अनुपात 6:4 है, ठीक है। अब नीचे वाले में सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए 3 और 2 का अंतर कितना होता है 1, और 1 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, और अगर 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए इसको जस्ट का तस छोड़ देते हैं। अब बताइए इन दोनों का डिफरेंट कितना आ गया 1, और इसका भी डिफरेंट कितना आ गया 1, यानी इसी 1 की वैल्यू, दोनों वास्तव में 1 रुपया बचा रहा है। देखिए खर्च में से, आय में से अगर खर्च को घटाएंगे तो उसका बचत हो जाता है, और यहाँ से कितना बचा है 1, और इस 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1000, यानी 1 का वैल्यू 1000 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए की आय क्या होगी इनकम, तो ए की आय देखिए 6 है ना, तो यहाँ से 6 का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे 6000, यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन था, अब रहेगा सेकेंड क्वेश्चन, इसे मिटाते हैं। सारे क्वेश्चन को एकदम आसान से आसान भाषा में बताने का प्रयास किया जाएगा।
आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना न भूलें फ्रेंड। हम जैसा कि बता चुके हैं कि हम लोग का यही बोर्ड है, किसी के डिजिटल बोर्ड होता है ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी धीरे धीरे कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 213 मीटर तथा 187 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब देखिए हमको यहाँ देखना है, अगर रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है तो उसके चाल को घटा देते हैं, लेकिन अगर वही रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल को जोड़ देते हैं। लेकिन दूरी के कंसेप्ट में फ्रेंड, दूरी के कंसेप्ट में अगर चाहे रेलगाड़ी समान दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, दोनों की लंबाई को जोड़ते ही हैं। इतना आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, एक की रेलगाड़ी की लंबाई 213 मीटर है और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 187 मीटर है। इसी दोनों को जोड़ देंगे तो संयुक्त लंबाई निकल जाएगा। अब देखिए 7 3 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 400 मीटर लंबी क्या होगी, रेलगाड़ी हो गई। दोनों की लंबाई को जोड़ दिए यानी कि 400 मीटर दूरी उसकी हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। आगे बोल रहा है सवाल कि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दिशा विपरीत हो गया ना, तो दिशा अगर विपरीत है दोनों की चाल को ऐड कर देंगे। एक का चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है, एक का चाल 42 किलोमीटर पर घंटा है। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए एक बात और समझिए, 400 मीटर में दिया है और यहाँ पे चाल किस में दे दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो इतना जानिए, आप लोग इतना जानते होंगे कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहता है तो 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और इसे 18 से 4 बार में यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो गई इन दोनों की संयुक्त रूप से चाल। अब बोल रहा है लास्ट में, क्या बोला है कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। देखिए दूरी दिया है, चाल दिया है, हमको समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, और दूरी कितना है 400 मीटर और चाल कितना है 20 मीटर पर सेकंड। इसी को कैंसिल करेंगे, 20 सेकंड। कितना में पार करेंगे फ्रेंड, 20 सेकंड। यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सब कहीं से कहीं पूछे गए हैं सवाल। धीरे धीरे हम बोले थे कि क्वेश्चन का लेवल हाई करते जाएंगे। अभी आज तो दूसरा ही सेट है, चलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सेट को आगे और हाई लेवल पर ले जाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बोल रहा है, बोर्ड पर आ चुका है, हम पढ़ रहे हैं एक बार। यदि 11 आम और 7 अमरूद का मूल्य वही है जो 5 आम तथा 9 अमरूद का है, तो बताइए कि 1 आम एवं 1 अमरूद के मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए लिखते हैं, 11 मैंगो है और 7 अमरूद, प्लस दे देते हैं 7 गुआवा मतलब अमरूद होते हैं तो जी लिख देते हैं, का मूल्य वही है यानी कि बराबर है जो 5 आम और 9 अमरूद का है। देखिए बस सवाल बन गया, केवल इतना ही करना था। और हमसे बोल रहा है कि 1 आम और 1 अमरूद के मूल्यों का अनुपात, तो पहले हम इसको आम वाले को आम साइड लेके आते हैं, अमरूद वाले को अमरूद साइड लेके आते हैं। तो 11 मैंगो माइनस 5 मैंगो, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 9 गुआभा माइनस 7 गुआभा, इधर प्लस था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 11 में से 5 को हटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 मैंगो, बराबर अगर 7 गुआवा में से 9 गुआवा में से 7 गुआवा को हटाएंगे तो 2 गुआवा। और हमसे लास्ट में बोल रहा है कि 1 आम और 1 अमरूद का अनुपात बताइए। तो 1 आम 1 अमरूद यानी कि मैंगो बटा में गुआवा बराबर 2/6। अब अनुपात में बताने तो जो कटा के लिखते हैं 1/3 यानी कि 1:3। यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं सेट नंबर सेकेंड का चौथा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अब धीरे धीरे लेवल को हाई करते जाएंगे फ्रेंड, घबराने की बात नहीं है, और सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो पीछे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है तो शेष जो बचता है वह 55 का 3/5 बचता है। वह संख्या कितनी है, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए सवाल। देखिए किसी संख्या, हमको संख्या नहीं पता है, उसको मान लें कि संख्या कितनी थी, यक्स थी। अगर इस यक्स संख्या के
अगर इस यक्ष संख्या के 7/8 यानी कि यक्ष का 7/8 में से क्या बोला है फ्रेंड कि उसी संख्या का 60% यानी कि यक्ष का ही 60% हो गया, और बोला है कि घटाया जाता है यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे, तो क्या बचता है, जो बचता है वह 55 का, क्या बचता है 55 का 3/5, 55 का 3/5 बचता है। अब देख लीजिए सवाल का स्टेटमेंट यही है। अब हमको यहाँ से यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, 20 3 60, 20 5 100 होता है। इसको अगर काटेंगे तो 11 बार में। अब देखिए क्या लिखेंगे, 7x/8 माइनस 3x/5 बराबर 33। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 40, क्योंकि यह दोनों ही संख्या जो है कि इसका कॉमन नहीं है, इसका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 40। अब देखिए 8 से 5 बार में, तो 5 का गुणा करेंगे तो 7 5 35x माइनस 5 से 8 बार में और 8 का 3x में गुणा करेंगे तो 24x बराबर 33। अब देखिए 35x में से 24x घटाएंगे 11x बटा में 40 बराबर 33, और इस 11 से 33 को कितने बार में काट देंगे 3 बार में। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब देख लीजिए कि 120 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 120 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि मेरे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेट नंबर सेकेंड का। जो अगला क्वेश्चन है नंबर से नहीं मतलब है, 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा और सारे 10 विभिन्न टाइप के होंगे, अलग अलग चैप्टर से भी होंगे। कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आप लोग नए हैं तो, पुराने हैं तो अच्छी बात है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए किसी आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिमिति 240 मीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो क्षेत्रफल बताइए। देखिए सवाल है कि एक वर्ग है और एक आयत है, इन दोनों का क्षेत्रफल जो है कि बराबर है, और इस वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 240 मीटर। वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 240 मीटर। अब बताइए, आप लोगों को पता होगा कि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा बराबर कितना दिया है 240 मीटर। तो इस 4 को इधर ले जाएंगे, भाग में हो जाएगा, यानी कि इससे कट जाएगा कितने बार में 60 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक भुजा कितना आ गई 60 मीटर। अब बताइए आगे सवाल का स्टेटमेंट दिया कि आयत का जो है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना है, और हम यहाँ पे ज्ञात कर लिए कि वर्ग का एक भुजा कितना मीटर है 60 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर करेंगे और 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़िए फ्रेंड, क्या बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, यानी कि हमको आयत के लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए 3600 मीटर स्क्वायर तो वही क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से आगे जो है कि सवाल ज़्यादा केवल घुमाने की कोशिश कर रहा है कि लड़के उलझ जाए। हमको उलझना नहीं है, केवल यही हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि सवाल में सीधा सीधा बोल दिया है कि इसका क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सारा क्वेश्चन अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धीरे धीरे परीक्षा आते आते आप लोग उतना क्वेश्चन कर चुके रहेंगे जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, और उसी टाइप के पूछे भी जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध, इधर आ जाते हैं। देखिए एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट का समय लेती है। देखिए धारा इधर बह रहा है और नाव किधर चल रही है इधर। यह जो नाव है समझ लीजिए कि यह नाव है, यह किधर चल रही है धारा के विरुद्ध जा रही है। तो कितने मिनट का 7 किलोमीटर जाने में कितना मिनट का समय लेती है 42 मिनट का समय लेती है। अब बोल रहा है कि यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर पर घंटा है। देखिए धारा का वेग बराबर 3 किलोमीटर पर घंटा। तो अब हमसे सवाल का डिमांड है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब देखिए
अगर धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय कर रही है, तो हम यहाँ से ये तो ज्ञात कर सकते हैं ना कि धारा के विरुद्ध उसका चाल कितना है। तो चाल ज्ञात करने के लिए क्या, दूरी बटा में समय, दूरी कितना दिया है 7 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 42 मिनट। तो इस मिनट को हमको घंटा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर यहाँ पे है तो इसको घंटा में करेंगे। तो घंटा में करने के लिए यहाँ पर 60 से भाग देंगे और यही 60 रुपया क्या हो जाता है, गुणा में हो जाता है, यानी कि गुणे 60 कर देंगे। इसको हटा देते हैं, इतना डायरेक्ट करते हैं। अब देखिए 7 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में, और 6 से कितने बार में कटेगा, 10 बार में, यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गई, नाव की चाल हो गई धारा के विपरीत दिशा में चाल, और धारा का वेग 3 किलोमीटर है। तो अब बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर धारा का वेग ही 3 किलोमीटर पर घंटा है, फिर भी नाव 10 किलोमीटर पर घंटा से धारा के विपरीत जा रही है, यानी कि शांत जल में उसका चाल कितना रहा होगा, इस 3 किलोमीटर पर घंटा और इस 10 किलोमीटर पर घंटा को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर घंटा प्लस 3 किलोमीटर पर घंटा बराबर 13 किलोमीटर पर घंटा। यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यह ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यह दिया है ऑप्शन नंबर कैट में। तो फ्रेंड चलते हैं धीरे धीरे कहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल हाई होते जाएगा और सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीके जीएस और करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा। अब देखिए कब से चालू होता है, एक सर हैं वो आएंगे आप लोग को बताएंगे, तब तक से ये पढ़िए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बोर्ड पे आ चुका है, पढ़ रहे हैं। किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है। किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो और ऊंचाई 4 मीटर दिया हुआ है, तो ठीक है। देखिए एक सूत्र याद कीजिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। अब देखिए क्या बोला है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर, यानी कि इसकी जगह पे हम लिखते हैं 128 बराबर, सवाल जो जो दिया है केवल वही हमको करना है। अब बोल रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यानी कि यल बराबर कितना है, यहाँ लिखते हैं यल बराबर बी है, यानी कि यल बराबर यल भी लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं, यल के जगह पे यल ही लिखेंगे, 2l हो जाएगा, तो बराबर 2 इंटू एल प्लस एल, और ऊंचाई कितना दिया है 4। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 128 बराबर 4 दूना के 8 और गुणे यह 2l है, यानी कि 128 बराबर 16l। यहाँ से यल की वैल्यू कितनी आ गई, 16 से इसको कटाएंगे तो 16 से देखिए कितना बार में, 16 8 बार में जाएगा, 16 8 128, यानी कि लंबाई कितनी हो गई उसकी 8। तो अगर लंबाई 8 हो गई तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 8। सब मीटर में है तो यहाँ पर मीटर लिख देते हैं, यहाँ भी मीटर लिख देते हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बोलिए, अगर कोई कमरा है, मान लेते हैं कि यह एक कमरा बनाते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो नीचे का फर्श एक आयतकार बनेगा, और अगर लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो एक तरह से वह वर्ग ही बन गया। तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई भी 8 है चौड़ाई भी 8 है, यानी कि 8 गुणे 8। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर 64 मीटर स्क्वायर, और यही मेरे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। यह देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर कैट में। चलिए अगला का सवाल देखते हैं। देखिए फ्रेंड, मेहनत तो लग रहा है, आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर अगला, सवाल बोल रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू दिया है 9, और आगे दिया है एक्स वाई बराबर 18। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर वाट। अब देखिए यहाँ से हमको अपने से सोचना होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। देखिए a प्लस बी नहीं, हम x प्लस वाई ले लेते हैं। तो देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यू
प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यह फार्मूला होता है फ्रेंड, इसको याद करना पड़ेगा अगर ऐसे सवाल बनाना है तो। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू दिया है उसको पुट करें। देखिए x प्लस वाई की जगह पर क्या दिया है 9 और यहाँ पे x प्लस वाई दिख रहा है, यानी कि इसकी जगह पे 9 लिख के 9 का क्या कर देंगे q, यहाँ से ऐसे दे के बढ़ेंगे आगे बराबर। हमको ज्ञात करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो इसको जस का तस छोड़ देंगे, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे प्लस 3 लिख देंगे गुणे एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 और इंटू में, यानी कि इंटू का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा, और गुणा कितना है एक्स प्लस वाई बराबर 9। अब इसी से मान को हल करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए 9 का अगर क्यू करते हैं तो 9 9 81, 81 में 9 का गुणा करते हैं तो 729 बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस देखिए 18 तिया 54, और 54 में अगर 9 का गुणा करके देख लेते हैं तो 9 चौके 36 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48, 486 आ गया। कितना आ गया 486। अब हमको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ज्ञात करना है, तो एक्स क्यू और वाई क्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इस 486 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यू अब प्लस वाई क्यू बराबर 729 माइनस 486। अब यहाँ से देखिए मान निकाल दीजिए क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 9 में से 6 को घटाएंगे 3, 12 में से 8 जाएगा 4 और 6 में से 8 जाएगा 2, 243। यही मेरे प्रश्न का आंसर। देखिए मूल कंसेप्ट इसका केवल यही था कि हमको केवल यह फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी सब तो कैलकुलेशन है और एक कोई भी कर सकता है, जिसका कैलकुलेशन जैसा फास्ट रहेगा वैसे ही सवाल को हल कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं आगे है, एक व्यक्ति द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है। देखिए एक व्यक्ति कार द्वारा बोल रहा है, इसके द्वारा कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा कितने घंटे में 8 घंटे में पूरा करता है। तो अब बोला है कि यदि इस यात्रा को 12 घंटे में पूरी करनी हो तो चाल को क्या रखना पड़ेगा। अब देखिए इस यात्रा को 12 घंटे में करना है, वही बोल रहा है, तो चाल को आप ही बताइए कि क्या रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं 60 और गुणा करके 1 मिनट, 1 का 10 सेकंड सोचते हैं, 10 का 1 सेकंड सोचते हैं, इसको जितना जल्दी सोच लेगा। देखिए अगर उसको दूरी ज़्यादा देर में तय करना है तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे चलेगा। अगर हमको कहीं ज़्यादा दूर जाना है, अगर हमको जल्दी पहुंचना है तो अपने चाल को बढ़ा के चलेंगे, अगर धीरे धीरे मतलब आप थोड़ा देर से पहुंचना है तो धीरे धीरे चलेंगे। यानी कि जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है अब उसको कम करेगा तभी ना ज़्यादा समय में पहुंचेगा। तो कम करने के लिए अभी बताए हैं, छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, और 12 से इसको कटाएंगे 5 बार में, आ गया कितना 40 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कार से 8 घंटा में पहुंचता है 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, अगर उसको 12 घंटा में पहुंचना है तो अपनी चाल को कम करेगा, और कितना कम करेगा तो 20 किलोमीटर पर घंटा कम करेगा, यानी कि 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वह चलेगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर अगला देखते हैं। एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखिए कोई मनुष्य है, वह कोई दफ्तर जाता है, क्लिनिक, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है, लेकिन वापस साइकिल द्वारा आ रहा है। कितने किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जा रहा है 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, आ रहा है 16 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। सवाल में आप लोग को दिख रहा होगा, तो बोल रहा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। देखिए इसको भी हम एक ट्रिक बताएंगे, पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए हमको ऐसे सवाल बनाने के लिए सबसे सिंपल बात कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 और 16 कितना आएगा 16। तो हम मान लेंगे कि 16 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना थी, यानी कि उसके घर से उसके दफ्तर तक की दूरी कितना थी 16 किलोमीटर थी। तो अगर 16 किलोमीटर दूरी है और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो उसका समय क्या होगा बताइए, 16/4 और किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से 4 आएगा, तो इसको कटाएंगे तो 4 घंटा लगेगा।
यानी कि वह पैदल जाने में 4 घंटा लगा रहा है, लेकिन अब वापस भी तो आना है उसको, तो दफ्तर से घर साइकिल से आ जा रहा है, वो भी 16 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। यानी कि इसी 16 किलोमीटर को 16 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आएगा तो कितना घंटा में आ जाएगा, 1 घंटा में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि औसत चाल, तो औसत चाल बराबर सभी को पता है कि कुल दूरी बटा में कुल समय। अब बताइए कि 16 किलोमीटर जाने में लगा समय और 16 किलोमीटर आने में लगा समय, कुल दूरी कितना हो गई, 32 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगा, 4 किलोमीटर जाने में और 1 किलोमीटर आने में, 5 किलोमीटर का समय लग गया। अब इसी को करेंगे कैंसिल। देखिए 5 से 6 बार में और 10/4 कितना हो गया, किलोमीटर पर घंटा। यही उसका चाल हो गया, औसत चाल। देख लीजिए जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कैट में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कैट। लेकिन हम इस सवाल को ऐसे नहीं बनाएंगे, अगर कभी भी ऐसा सवाल दे देता है, देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। औसत चाल का एक फार्मूला होता है फ्रेंड, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला यह होता है कि औसत चाल बराबर चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई। देखिए अगर यह याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको कंसेप्ट बता दिए हैं। देखिए इसका कैसे होगा, x जो है कि यह ऊपर वाला समय मान लेंगे और y क्या है, नीचे वाला समय। यानी कि जाने में लगा समय x, आने में लगा समय y, तो वही हो गया औसत चाल। तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 16 बटा में x प्लस वाई कितना हो जाएगी 4 प्लस 16 बराबर करेंगे 8 गुणे 16 बटा में 20। अब देखिए इसी को कैंसिल करते हैं। देखिए 4 दूना के 8, 4 5 20 और यहाँ से आ गया 32 बटा में 5 और इसी को कटाएंगे तो 6.4 किलोमीटर पर घंटा। तो ये अर्थात ट्रिक जो अभी आप लोगों ने देखा कि अगर जाने और आने में औसत चाल पूछे तो औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई। यहाँ से भी 6.4 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ से भी उतना, जो जिसको सूटेबल लगे उससे बनाएगा। तो चलिए ये थे आज सेट नंबर 2 के 10 क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।